और इस टेस्ट की अहमियत क्या है ये एक बार समझें। देखिए, शातिर चाहे कितना भी मुलजिम हो, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने फुटप्रिंट छोड़ जाता है। इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बड़े केसेस के, नॉर्मल केसेस के अंदर नहीं, उसमें 3 तरह के टेस्ट कराती है। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, दूसरा पोलोग्राफी टेस्ट होता है जिसको साधारण भाषा में सच झूठ पकड़ने वाली मशीन बोला जाता है, तीसरा होता है ब्रेन मैपिंग। अब नार्को एनालिसिस टेस्ट के अंदर एक ट्रुथ सीरम होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है जिससे कि वो अचेतन अवस्था में, अनकॉन्शियस पोजीशन या सेमी कॉन्शियस पोजीशन में पहुंच जाता है। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और उसके लिए तमाम लोग मौजूद होते हैं, वो एक क्वेश्चनार के थ्रू उससे सवाल करते हैं, क्योंकि इसकी बाकायदा एक अदालत से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आफ्ताब की अप्रूवल ली गई, क्योंकि उसकी बिना कंसेंट के दिल्ली पुलिस वाले या डॉक्टर्स उसकी नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सब्जेक्ट की परमिशन के आप कोई भी उसकी बॉडी के खिलाफ जो एविडेंस है उससे आप प्रिकॉर नहीं कर सकते। हमारे साथ एक डमी सब्जेक्ट भी है, और जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नार्को टेस्ट है ये शुरू कैसे होगा, किस तरीके के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है इस नार्को टेस्ट के लिए? ये जो टेस्ट है नार्को यानी एनेस्थेटिक, तो ये एनेस्थेटिक टेस्ट होता है जिसमें कि ये जो ट्रूथ सीरम, जैसे एसीपी साहब ने बताया कि ट्रूथ सीरम दिया जाता है, तो ये एनेस्थेटिक एजेंट इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करा जाता है इंट्रावीनस, जो नसें हैं उनके माध्यम से एडमिनिस्टर करा जाता है एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि हमारे साथ डमी तौर पे डॉक्टर अनुज हैं। तो पेशेंट को ये एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, उसकी लेवल्स होती हैं। बिल्कुल, किस तरीके का जो होगा नशा इसको दिया जाएगा, किस तरीके के एनेस्थीसिया इसको दिया जाएगा, किस मात्रा में दिया जाएगा, इसको कैसे जांचते हैं? देखिए, होता क्या है कि नार्को का, जैसे सर ने, डॉक्टर सौरभ ने हमको बताया, नार्को का मतलब ही एनेस्थीसिया होता है। तो हम इसमें एनेस्थेटिक एजेंट देने से पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते हैं पेशेंट का, जिसमें उसके सारे ब्लड प्रोफाइल से रिलेटेड और उसकी पास्ट हिस्ट्री की अदर कोमोर्बिटीज तो नहीं है, क्योंकि हम जो ड्रग देने जा रहे हैं उससे उसकी शारीरिक क्षमता को कोई अफेक्ट ना पहुंचे लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारी चीज जांचने के बाद हम इसको अलाउ करते हैं प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन के बाद कि हम इसको एनेस्थीसिया ड्रग दे सकते हैं। और किस मात्रा में ड्रग हम देते हैं वो हम बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, वो देते हैं। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आफ्ताब जो है वो एक्टिंग करने लगे, नहीं, वो नशे की एक्टिंग करने लगे और जानबूझ करके वो कॉन्शियस माइंड में हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा बताए कि वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा है, तो इसका कैसे पता करवाएंगे? हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, एनेस्थेटिक ड्रग का जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है पर केजी बॉडी के वेट के हिसाब से, जिसको ट्रुथ सीरम इसको हम बोलते हैं, ट्रुथ सीरम देते हैं, जिसमें कई प्रकार के ड्रग होते हैं। स्कोपोलामिन दे सकते हैं, सोडियम थायोपेंटोल दे सकते हैं। जब हम इनको देते हैं पेशेंट को, तो हमें पता होता है कि इस लेवल पे देने के बाद पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट में जाएगा ही, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट में जाएगा। और जो भी ये एविडेंस बताएगा वो सेमी कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट में बताएगा, सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट में ही बताएगा। तो सबसे भी बात करना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एनेस्थीसिया दे दिया गया, लेकिन साइकोलॉजिकली आप किस तरीके से पता करेंगे कि ये जो है सबकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच गया है? हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे जनरल सवाल, बेसिक सवाल हैं, जैसे उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके घर का एड्रेस वगैरह, वो पूछेंगे। तो अगर वो सही जवाब दे रहा है, या हम ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपके फादर का नाम कमाल था? वो कहेगा नहीं, कमाल नहीं, कोई और था। तो हमारे को पता चल जाएगा कि वो कॉन्शियस स्टेट में है, सबकॉन्शियस स्टेट में है। तो जब ये सवाल के जब जवाब मिलने लगेंगे हमारे को, तो हमारे को धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है कि वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में जा रहा है। और एक होता है ब्रेन एनालिसिस भी होता है साथ में, जिससे हमारे को ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो भी पता चल जाती हैं। तो जब वो पता चल जाती है, तो वो धीरे धीरे जब सेमी कॉन्शियस स्टेट में जा रहा है, तो हम धीरे धीरे उससे सवाल फिर स्ट्रॉन्ग वाले पूछने शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर सवाल पूछने की बात की। हमारे साथ फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जो है आदर्श मिश्रा जी भी जरूर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरीके के सवाल होंगे, किस तरीके से फिर फोरेंसिक अपना काम करेगा इस पूरे केस में? जी, जैसा कि डॉक्टर पुनीत जी ने बताया कि पहले एक जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में, उसका नाम, उसका फैमिली बैकग्राउंड। तो कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका हमें पहले से मालूम है इसका ये सच ही बोलेगा। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसका हमें मालूम है कि वो झूठ बोल सकता है या बोलेगा। तो अगर वो झूठ बोल रहा है और हमें मालूम उसका फैक्ट पहले से, तो ये भी मालूम चाहिए वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में है या नहीं है।
तो उसके बाद हम लाइक हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जो किस तरीके के सवाल पूछते हैं, किस तरीके का उसका पेस क्या होता है, छोटे सवाल होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, धीरे धीरे पूछा जाता है, क्या होता है? देखो जनरली इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकता। तो क्या वो श्रद्धा को जानता है, कब से जानता है, कैसे जानता है, या आपको इस क्राइम के बारे में जैसे किसी को और बताया है कि नहीं बताया, या आपके साथ कोई और इन्वॉल्व था या नहीं था। तो इन सब सवालों के छोटे छोटे जवाब होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। एक ही बार में अगर सारी चीजें पूछ लेंगे कि भाई सारी चीजें बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो एक अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हमारे स्टेज में साथ जो फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी मौजूद है। सर, आपका इस तरीके के जो मानसिकता वाले जो क्रिमिनल है उनसे बड़ा पाला पड़ा है, आप तो उनकी मानसिकता को समझते हैं, तो कैसे सवाल हो गए, क्या किस तरीके के सवाल की लिस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस से तैयार कर रखी होगी, क्या क्या पूछा जाएगा जो, और आपको लगता है कि किस तरीके के सवाल होंगे जिससे कि एक एक चीज जो है वो रिवील हो इस केस से? देखिए, आफ्ताब जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, वो प्रोफेशनल किलर नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। शातिर बहुत है, शातिर बहुत है, दिमाग बहुत है, साइबर को जानता है, शेफ का काम कर चुका है, इंटरनेट की सर्फिंग करना जानता है, डेक्स्टर जैसी सीरीज देखता है, छुरी खरीदता है, उसको पता है बॉडी पार्ट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। परंतु जब ये तमाम जो टेस्ट हैं बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इसमें जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो कोर्ट में मानी जाएंगी। क्यों, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे तेलगी घोटाले का केस हुआ था। तेलगी को जब नार्को टेस्ट दिया गया और तमाम मीडिया में दिखाया, आप लोगों ने उसको मीडिया में दिखाया, तो वो जितना बात उससे पूछना चाहते थे उससे ज्यादा बात बता गया। उससे पूछा गया और किस किस को आपने पैसा दिया, अचानक से वो धीरे से बोला शरद पवार। वो एकदम से एक्सपर्ट ने, पुलिस ऑफिसर ने, यस शरद पवार, शरद पवार। और कौन था कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र भी मेरे साथ थे। तो वो इतना बड़ा एक क्लू उसको दे गया सारे केस को, कि हालांकि उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो ये चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आदमी बता जाता है, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। क्योंकि जैसे उसको हार्ड हिटिंग क्वेश्चन किया कि आपने उसकी खोपड़ी को कहां फेंका, कहना मैं तालाब में फेंका था, अभी उसने बताया तालाब में। आज उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो कहेगा मैंने पुलिस को बरगलाने के लिए बोल दिया था, असल में बॉडी तो मैंने एक एमसीडी के ट्रक में जो वेस्ट को ले आने उसमें डाल दी, जैसे कपड़े डाल दिए थे। अगर बड़ी लीड मिलती है तो जैसे अभी आपने इसकी बॉडी को हिलाया, तो क्या ऐसे हिला हिला करके बार बार उस सवाल को पूछा जाता है? वो वाइब्रेशन देने के लिए होता है कि बॉडी को कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगी। आप कहीं टच करते हैं, किसी आदमी शराब पी गया है, नशे के अंदर है, करते हैं तो थोड़ा सा देर के उसकी बॉडी हिल, उस कहीं ना कहीं मैसेज कहीं